अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, वाई वॉज अकबरनामा रिटन और व्हाट डिड अकबरनामा कंटेन। रीजंस देख लेते हैं। पहला था इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अकबर्स रेन इन 2 वेज। अकबरनामा में अकबर के रेन को 2 तरीक़ों से बताया गया था। एक तो था रिकॉर्डिंग पॉलिटिकल इवेंट्स ओवर द टाइम, जिसको डायक्रॉनिक कहा गया, और दूसरा था स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ अकबर्स रेन विद नो रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी, जैसे जिसको सिंक्रोनिक कहा गया, जैसे ज्योग्राफिक, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, कॉम्पोजिट। तो ये एक 1 मार्कर के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड रीज़न था मुगल एम्पायर इज़ प्रेजेंटेड एज डाइवर्स पॉपुलेशन, दैट इज़ हिंदू, जैनाज, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, एंड इट इज़ शोन एज कॉम्पोजिट कल्चर। थर्ड है लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या था? इंडो पर्शियन, यानी पर्शियन और हिंदवी को मिला के जो लैंग्वेज थी वो बोली जाती थी। इसको कोर्ट में इसको पेट्रोनाइज किया जाता था, यानी इसको बढ़ावा दिया जाता था अलग अलग तरीक़ों से। फिर मैनी वांटेड टू कॉपी दिस स्टाइल। अबुल फजल का स्टाइल इतना ज़्यादा ऑर्नेट, रिदमिक था, डिक्शन इतने अच्छे थे, और उसको एक स्टाइल ऑफ रीडिंग था कि टू बी रेड लाउड, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके रीड करना। इस वजह से इस स्टाइल को सब कॉपी करना चाहते थे। अब सेकंड टेक्स्ट के बारे में हम देखते हैं, बादशाहनामा, जो हमने शुरू में मेंशन किया था अकबरनामा के अलावे एक बादशाहनामा। इसमें क्वेश्चन है हु रोट बादशाहनामा एंड फॉर whom। बादशाहनामा लिखने वाले थे अब्दुल हमीद लाहौरी, और किन के लिए लिखा गया था? शाहजहान। शाहजहान कौन थे? अकबर के ग्रैंडसन थे। और अब्दुल फजल लाहौरी कौन थे? एक शिष्य थे या प्यूपिल थे अबुल फजल के। और बिल्कुल स्टाइल जो है वो अकबरनामा का था, क्योंकि प्यूपिल थे तो नेचुरली अबुल फजल के स्टाइल से काफ़ी प्रभावित रहे होंगे, काफ़ी फैसिनेटेड रहे होंगे, तो उनका स्टाइल उन्होंने कॉपी किया। तो इट वाज बेस्ड ऑन अकबरनामा स्टाइल। फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम जो है वो लाहौरी ने खुद लिखा है और उनको दफ्तर कहा गया है। और ईच वॉल्यूम जो कंटेन करता है वो 10 साल का इतिहास। ये जो फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम है वो रिवाइज किसने किया? वज़ीर थे सादुल्ला खान, जो शाहजहाँ के कोर्ट में मिनिस्टर थे या वज़ीर थे। थर्ड वॉल्यूम जो था वो लिखा गया था वारिस, हिस्टोरियन के द्वारा। क्यों? क्योंकि लाहौरी तब तक काफ़ी ओल्ड एज के हो चुके थे एंड ही कुड नॉट वर्क ऑन दीज टेक्स्ट। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? 3 वॉल्यूम में है बादशाहनामा। बादशाहनामा शाहजहाँ के लिए लिखा गया, लिखने वाले थे अब्दुल हमीद लाहौरी, प्यूपिल थे अबुल फजल के। और फर्स्ट लाहौरी ने खुद लिखा था, सेकंड उसको फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम को, और उसको रिवाइज किया था सादुल्ला खान ने। और थर्ड वॉल्यूम जो था वो वारिस, जो हिस्टोरियन थे कोर्ट के, उन्होंने लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड ब्रिटिश हैंडल दीज टेक्स्ट, और व्हाट डिड ब्रिटिश डू टू प्रिजर्व दीज टेक्स्ट। ये जो इतने प्रीशियस टेक्स्ट थे, इसको जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने किस तरह से इसको हैंडल किया या प्रिजर्व करने में इसको एफर्ट किया। पहला, ब्रिटिश बिगैन टू स्टडी टू बेटर अंडरस्टैंड पीपल एंड कल्चर ऑफ इंडिया। सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स को क्या सहायता मिली इन टेक्स्ट से? मेडिवल टाइम में पीपल और उनके कल्चर को समझने में आसानी हुई इन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद। सेकेंड, 1784 में 1784 में विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति, जो फाउंडर था एशियाटिक सोसाइटी का ऑफ बंगाल का, उसने एडिट किया और प्रिंट किया और इसको ट्रांसलेट किया इन टेक्स्ट को। एंड फिर से टेक्स्ट को पब्लिश किया गया 19th सेंचुरी में, उसका एडिटेड वर्जन। फिर 20th सेंचुरी में हेनरी बेवरेज ने ट्रांसलेट किया अकबरनामा को इंग्लिश में, और बादशाहनामा को सिर्फ कुछ टुकड़ों में या एक्सर्प्ट्स में ट्रांसलेट किया गया। यहाँ तक हमने मेकिंग ऑफ बादशाहनामा एंड अकबरनामा या राइटिंग ऑफ बादशाहनामा और अकबरनामा हमने देखा। अब हम आगे चलते हैं, इसके कंटेंट को देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द कंटेंट ऑफ दीज टेक्स्ट। वेरियस पार्ट्स ऑफ मुगल एम्पायर, दिस मीन्स द पोर्ट्रेयल बाय अबुल फजल अबाउट वेरियस एक्टिविटीज़ हैपनिंग एंड वर्किंग ऑफ एम्पायर। मेनली हम अकबरनामा के कंटेंट को पढ़ेंगे, जिसमें अबुल फजल ने अपने हिसाब से वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में लिखा है।
यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बैक क्वेश्चन आपकी बुक में, फीचर्स अबाउट द एम्पायर, किस तरह से अबुल फजल ने एम्पायर को एक्सप्लेन किया है अपने हिसाब से कि मुग़ल एम्पायर जो था वो कैसा आइडियल किंगडम था। तो अबुल फजल उसको कंसीडर करते थे आइडियल किंगडम के रूप में, और डिवाइन किंगशिप पे उन्होंने काफ़ी लिखा है कि जो राजा थे वो डिवाइन किंगशिप को मानते थे, दैट इज़ पावर ऑफ एम्परर केम स्ट्रेट फ्रॉम गॉड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है एक्सप्लेन करने के लिए, मंगोल क्वीन अलंका के बारे में लिखा है, जो सनशाइन में रे ऑफ सनशाइन से जिसने हु बोर एन ऑफस्प्रिंग, और वो जिसको डिवाइन लाइट कहा गया, विच वॉज पास थ्रू जनरेशन। तो वहाँ से इन्होंने बिल्कुल समझिए कि डिवाइन किंगशिप भगवान से सीधे कनेक्शन एम्परर का। उसके बाद इन्होंने फरे इज़ादी या लाइट ऑफ गॉड के बारे में लिखा है, विच फेल ऑन मुग़ल एम्पायर। वो मानते थे कि भगवान की जो रोशनी है या नूर है वो सीधे मुग़ल एम्परर्स पे पड़ती है। यहाँ पे एक सूफ़ी, ईरानियन सूफ़ी के सेंट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, जिन्होंने आइडिया ऑफ डिवाइन किंगशिप को एक्सप्लेन किया, जिनका नाम था शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, जो वो मानते थे कि ये डिवाइन किंगशिप जो है वो ट्रांसमिट होती है, राजा तक पहुँचती है एज स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ एक क्वेश्चन है, हाउ डिड पेंटिंग्स डिपिक्ट द आइडिया ऑफ डिवाइन किंगशिप? मुग़ल आर्टिस्ट 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पोर्ट्रेड किंग विथ हैलो। ये रेफरेंस आप देखिए फिगर 9.5 में, बोथ अकबर एंड जहांगीर आर शोन विथ हैलो राउंड देयर हेड। हैलो क्या था? सिर के पीछे राउंड शेप में रोशनी, जिसको नूर कहा जाता है, द आइडिया टेकन फ्रॉम यूरोपियन पेंटिंग्स ऑफ क्राइस्ट एंड वर्जिन मेरी। तो ये 9.5 में पेंटिंग जो बनाई थी वो अबुल हसन की बनाई हुई पेंटिंग में आपको ये हैलो दिखेगा, जो बिल्कुल डिवाइन किंगशिप को डिपिक्ट करता है। सो उसके बाद आते हैं हम एम्पायर एज यूनिफाइंग फोर्स। ये बी पार्ट है आपका फीचर्स ऑफ एम्पायर का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुलह कुल। सुलह कुल का क्या मतलब? मुग़ल इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटी। मुगल्स जो रूल करने इंडिया में जो रूल करने आए थे, उनको काफ़ी सारे कम्युनिटीज़ के साथ निभाना पड़ा था, जैसे हिंदूज, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, मुस्लिम। तो अकबर बिलीव करता था कि इन सबको साथ लेके चलना ही बेहतर है, जिसको उसने सुलह कुल का नाम दिया। एम्परर अबव ऑल दिस वॉज फॉर स्टेबिलिटी एंड पीस। सुलह कुल में सबसे जो टॉप पोजीशन थी वो एम्परर की थी, और स्टेबिलिटी और पीस के लिए उसको काम करना था। फिर आइडियल ऑफ सुलह कुल दैट इज़ एब्सोल्यूट पीस। सुलह कुल का मतलब एब्सोल्यूट पीस वॉज द बेसिस ऑफ रूल एंड ऑल रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विदाउट नेग्लेक्टिंग एम्परर्स अथॉरिटी। दोनों चीज़ें थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी था, लेकिन साथ के साथ अथॉरिटी ऑफ एम्परर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ वॉज सुलह कुल इम्प्लीमेंटेड? सबसे पहले स्टेट पॉलिसीज़ के द्वारा सुलह कुल को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट की पॉलिसीज़ वैसे बनी थी, और दूसरा जो नोबल्स थे डिफरेंट कम्युनिटी के, जैसे ईरानी, तुरानी, अफ़गान्स, राजपूत एंड डेकनीज़, इन लोगों को भी ज़िम्मा दिया गया था सुलह कुल को इम्प्लीमेंट कराने का, और इनकी लॉयल्टी जो थी वो राजा की तरफ थी या एम्परर की तरफ थी। उसके बाद और कैसे? अकबर एबॉलिश जजिया एंड टैक्स ऑन पिलग्रिमेज। 1564 में अकबर ने जजिया टैक्स हटा दिया, और 1563 में टैक्स ऑन पिलग्रिमेज। तो ये दो टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगाए थे, अकबर ने उसको हटा दिया और वो और पॉपुलर बन गया। क्यों? क्योंकि ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन दिखाते थे। देन थर्ड क्या था? अकबर गेव ग्रांट्स टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अकबर समय समय पर जितने भी प्लेस ऑफ वर्शिप थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो उसको ग्रांट्स दिया करता था, जैसे बिल्डिंग के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। और ये तीनों चीज़ें जो अबव ऑल थ्री थिंग्स, इसको शाहजहां ने भी कैरी ऑन किया, लेकिन औरंगज़ेब ने इसको जजिया को दोबारा से लगा दिया या इम्पोज कर दिया। उसके बाद सी पार्ट आया मुग़ल फीचर ऑफ मुग़ल एम्पायर का,
जस्ट सॉवरेंटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट सॉवरेंटी का मतलब जो राजा, सॉवरन राजा था, वो किस तरह से अपने आप को जस्टिफाई करता था या जस्टिस करता था लोगों के साथ। इसमें एम्परर और सब्जेक्ट्स का एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब गिव एंड टेक था। यानी एम्परर क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था लाइफ, प्रॉपर्टी, ऑनर और फेथ को। लाइफ यानी जान, प्रॉपर्टी यानी माल, ऑनर यानी नेमस एंड फेथ यानी दीन। अपने सब्जेक्ट्स के इन 4 एस्पेक्ट्स को प्रोटेक्ट करता था और बदले में उसकी डिमांड क्या थी कि उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो उससे ओबीडियंस हो और उसको टाइम से टैक्स दे, जो कि शेयर ऑफ रिसोर्स था, ताकि सारे प्रोग्रेस के या डेवलपमेंट के काम चल सके। और एम्परर कैसे ऑनर करता था जस्ट सॉवरेंटी को? थ्रू डिवाइन गाइडेंस। ये मानता था एम्परर कि उसको गाइडेंस डिवाइनिटी से मिल रही है, यानी सीधे भगवान से मिल रही है। आप फिगर 9.7 में देखें तो इसको आर्टिस्ट अबुल हसन ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिपिक्ट किया है, डिवाइन गाइडेंस को। इसमें पॉवर्टी को पर्सोनिफाई किया गया है और जहांगीर को दिखाया गया है कि पॉवर्टी को शूट कर रहे हैं। देन चेन ऑफ जस्टिस दिखाया गया है, जिसको कोई भी शेक करके अपने लिए न्याय मांग सकता था। देन एंजल्स को दिखाया गया है, दे आर कमिंग फ्रॉम दी हेवन एंड पुटिंग क्राउन ऑन जहांगीर्स हेड, विच मीन्स कि जहांगीर हैड द परमिशन ऑफ गॉड्स टू बिकम द किंग। उसके बाद लायन और लैम्ब को साथ दिखाया गया है अंडर जहांगीर्स फीट, जिसको जो शो करता है कि मुगल एम्पायर में स्ट्रॉन्ग एंड वीक एग्जिस्टेड टुगेदर। कमज़ोर, निर्बल जो थे और जो ताकतवर थे वो को एग्जिस्ट करते थे पीसफुली। इसके बाद अबुल फजल का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कैपिटल एंड कोर्ट्स ऑफ मुगल का। सबसे पहले हम अगर कैपिटल देखें तो कैपिटल के 2 फीचर्स हैं। पहला, वेयर कोर्ट असेंबल्ड। कैपिटल वो था जहाँ पे राजा का या एम्परर का कोर्ट असेंबल होता था, जहाँ से सारी प्रोसीडिंग्स चलती थी या सारा कामकाज होता था। और दूसरा, कैपिटल फ्रीक्वेंटली शिफ्टेड। कैपिटल को समय समय पर शिफ्ट किया जाता था, चेंज किया जाता था फॉर बेटर रिजल्ट। सबसे पहले आप देखिए, आगरा में बाबर ने इस्टेब्लिश किया था लोदी को हराने के बाद, लेकिन बाबर वॉज ऑलवेज ऑन मूव। फिर 1560 में अकबर फोर्ट या आगरा का फोर्ट बनवाया था। उसके बाद 1517 में उसने अपने कैपिटल को उससे बिल्कुल एडजेसेंट फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट किया, जो न्यू कैपिटल उसका बना। इसका भी रीज़न था क्योंकि फतेहपुर सीकरी वॉज इन डायरेक्ट रूट ऑफ अजमेर। अजमेर किस लिए इम्पॉर्टेंट था? दरगाह ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, दैट इज़ गरीब नवाज, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में। और इसके पिलग्रिमेज का इम्पोर्टेंस बहुत था, इसलिए फतेहपुर सीकरी को इम्पॉर्टेंट माना गया या सिग्निफिकेंट माना गया। और मुगल्स का रिलेशन भी चिश्तीज़ के साथ अच्छा था। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा को कंस्ट्रक्ट कराया उसने टू रिमाइंड द विक्ट्री ऑफ अकबर ओवर गुजरात। गुजरात जीतने के बाद उसने बनवाया था। फिर उसने अपने प्रेमाइसेस में सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई थी, जो वाइट मार्बल थी। और उसके बाद वो इट वाज नेक्स्ट टू फ्राइडे मॉस्क ऑफ सीकरी। ये एक और सिग्निफिकेंस था कि अकबर वॉज इक्वल बिलीवर ऑफ इस्लाम एंड सूफिज़म। उसके बाद सेकंड नंबर पे 1585 में अकबर ने अपना कैपिटल लाहौर शिफ्ट किया टू कीप अ चेक ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। मंगोल्स के खतरे से बचाने के लिए उसने अपने कैपिटल को लाहौर में शिफ्ट किया और 13 इयर्स तक वो वहीं रहा। देन केम शाहजहां, जिसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया 1648 में, 1648 में। शाहजहां वॉज अ नोटेड पेट्रन ऑफ मुगल आर्किटेक्ट और काफ़ी उसने वेल्थ भी एक्यूमुलेट किया था। उसकी फिजिकल पॉलिसी भी काफ़ी साउंड थी। इस समय तक मुगल एम्पायर जो था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और काफ़ी प्रॉस्पेरस था। और शाहजहां को पैशन ऑफ बिल्डिंग था, इस वजह से उसने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनवाई। और बिल्डिंग का एक और पर्पस था, अदर देन हिज इंटरेस्ट इन आर्किटेक्ट, ही वांटेड टू शो डायनेस्टिक पावर, प्रेस्टीज एंड वेल्थ एंड एक्ट ऑफ पेटी। शाहजहां दिखाना चाहता था अपना डायनेस्टिक पावर, अपना वेल्थ और एक्ट ऑफ पेटी। लोग रेगुलर कंस्ट्रक्शन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती थी। फिर 1648 में
उसने रेड फोर्ट यानी लाल किला बनवाया, उसके बाद जामा मस्जिद, और फिर होम्स फॉर नोबिलिटीज़ भी बनवाया शाहजहाँ ने। और चांदनी चौक उसकी डॉटर को कंट्रीब्यूशन था चांदनी चौक बनवाने में। और ये सारी जो बिल्डिंग्स थी देवर फॉर्मल विजन ऑफ ग्रैंड मोनार्की। सो दिस इज़ हाउ द कैपिटल वॉज इम्पॉर्टेंट अंडर मुगल डायनेस्टी। कैपिटल का सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था कोर्ट। तो मुगल कोर्ट अगर रेफरेंस देखें आप सोर्स 2 में, तो दरबार अकबरी के बारे में काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके अलावा बैक क्वेश्चन नंबर 2 में जो डेली रूटीन और फेस्टिविटीज़ के बारे में है, तो जब हम मुगल कोर्ट के बारे में आंसर लिखेंगे तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम डेली रूटीन एंड देन यू विल कम टू दिस पोर्शन विच आई एम जस्ट नाउ एक्सप्लेनिंग। फिजिकल अरेंजमेंट सबसे पहले देखते हैं मुगल कोर्ट का। इट वॉज फोकस्ड ऑन सॉवरन एंड हिज स्टेटस, राजा के ऊपर फोकस था, जो उसका फिजिकल अरेंजमेंट था, इसलिए क्योंकि वो एज हार्ट ऑफ सोसाइटी सिग्निफाई करता था, इसलिए सेंटर पीस जो था वो तख्त था या थ्रोन था, विच शोड द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मुगल पावर। सेकेंड, उसके ऊपर शेड था जिसको कैनोपी कहते थे। दिस वॉज अ सिंबल ऑफ किंगशिप इन इंडिया। और ये जो एक और चीज़ सिग्निफाई करता था कि सॉवरेंस को इवन सन रेज से या सन के रेडियंस से भी उसको बचाता था कैनोपी। देन थर्ड था स्टेटस ऑफ पीपल प्रेजेंट इन कोर्ट। लोगों का जो सीटिंग अरेंजमेंट था कोर्ट में वो काफ़ी डिटरमिन करता था कि राजा से उसका क्या, उस पर्टिकुलर पर्सन का क्या रिलेशन है। इट वॉज डिटरमिन्ड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम एम्पर। जो बहुत सबसे क्लोज खड़ा होता था राजा के साथ के सामने या एम्परर के सामने, वो उससे क्लोजेस्ट होता था, माना जाता था, और जो दूर खड़ा होता था वो उससे फारदेस्ट माना जाता था। क्लोज़र जो था वो हाईएस्ट अथॉरिटी वाला होता था और जो फारदर था वो लोएस्ट अथॉरिटी वाला माना जाता था। और एक और सिस्टम था कि वंस द एम्परर सैट डाउन नो वन कुड मूव फ्रॉम देयर पोजीशन। एक बार एम्परर आके अपने तख्त पे बैठ गया तो सारी मूवमेंट रुक जाती थी, लोग जहाँ थे वहाँ खड़े होकर पोजीशन ले लेते थे। देन सोशल कंट्रोल इन कोर्ट कैसे होता था? थ्रू डिफाइनिंग एड्रेस, कर्टसीज एंड स्पीच, स्लाइटेस्ट मिस्टेक मेंट पनिशमेंट। जो भी जिसका भी अथॉरिटी दिखानी हो या पोजीशन दिखाना हो, उसके लिए प्रॉपर वे ऑफ डिफाइनिंग था, उसका एड्रेस और पूरी प्रॉपर कर्टसी होती थी। उसके बाद कोर्ट में सैल्यूटेशन का बहुत इंपॉर्टेंस था। सैल्यूटेशन का मतलब सलाम। इट डिफाइंड द स्टेटस इन हायरार्की। जैसे सिजदा, जो आप सिजदा करते हैं उसका मतलब हाईएस्ट सबमिशन होता था, बैठ के मत्था टेकना। फिर चहर तस्लीम होता था जो 4 टाइम्स जो शाहजहाँ के अंडर में शुरू हुआ था, सिजदा से चेंज करके चहर सलीम शुरू हुआ था, या 4 टाइम्स झुक के सलाम करना। उसके बाद ज़मीन बोसा यानी किसिंग द ग्राउंड, ये दोनों चीज़ें शाहजहाँ के टाइम में थी। तो ये 3 तरह के सैल्यूटेशन के फॉर्म्स थे। उसके बाद आता था प्रोटोकॉल टू डिप्लोमेटिक ऑनवॉइस। जो राजदूत आते थे दूसरे देशों से, उनका क्या अरेंजमेंट होता या उनका कैसे प्रोटोकॉल होता था, उनका स्वागत कैसे किया जाता था। एम्बेसडर वॉज एक्सपेक्टेड टू ऑफर एक्सेप्टेबल ग्रीटिंग्स, जैसे चहर तस्लीम, ज़मीन बोसा, और पर्शियन कस्टम ऑफ क्लैस्पिंग हैंड्स इन फ्रंट ऑफ चेस्ट, हाथ अपने चेस्ट के सामने हाथ बांध के खड़े होना। तो ये 3 तरीके से डिप्लोमेट्स को, जो एम्बेसडर्स आते थे, उनका सिस्टम था। लेकिन इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्राडिक्शन है। व्हेन टॉमस रो फ्रॉम इंग्लैंड, ही वाज द ऑनवॉय ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड्स किंग, उसका ऑनवॉय था टॉमस रो। व्हेन ही केम टू जहांगीर्स कोर्ट, ही बोड डाउन सिंपली एंड आस्क्ड फॉर अ चेयर। ये बड़ा एक शॉकिंग ट्रेडिशन लगा लोगों को, वहाँ के लोकल लोगों को, क्योंकि दे वर नॉट यूज्ड टू दिस। अब देखते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ एम्परर। ये जहाँ मैंने आपको बताया था कि बिगनिंग ऑफ क्वेश्चन 2 आप यहाँ से करेंगे, रूटीन ऑफ एम्पायर। एट सनराइज प्रेयर्स होते थे, उसके बाद झरोखा दर्शन होता था, अपीयरेंस एट बालकनी फेसिंग ईस्ट। लोग उसमें क्राउड वेटेड फॉर एम्परर्स व्यू। देन इट्स वाज स्टार्टेड बाय अकबर टू ब्रॉडन रूलर्स एक्सेप्टेंस बाय पीपल। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग था कि राजा का जो पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये सिस्टम शुरू हुआ था और अकबर ने शुरू किया था। एवरी मॉर्निंग एट सनराइज ही वुड स्टैंड इन द विंडो, इन द बिग विंडो, ह्यूज विंडो, एंड फेस द क्राउड
एंड इट वॉज टूवर्ड्स ईस्ट. फिर ही द किंग वॉक टू द पैलेस हॉल, दीवाने आम में जाते थे फॉर प्राइमरी बिजनेस. उसके बाद 2 घंटे के बाद दीवाने खास में प्राइवेट ऑडियंस, खास लोगों से मिलना, कॉन्फिडेंशियल मैटर पे बातें करना, जैसे डिस्कशन करना, यानी पिटिशंस बाय हाई मिनिस्टर या टैक्स अकाउंट एक्सेट्रा या प्लान ऑफ आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए दीवाने खास में अपने खास दरबारियों से वो मिलते थे, एम्परर जो थे. अच्छा, फेस्टिविटीज़ कैसे होती थी? मेजर फेस्टिवल जो मनाए जाते थे मुग़ल पैलेस में या कोर्ट में, वो था ईद, शब बारात एंड होली. और इस समय क्या होता था, किस तरह से उनका कोर्ट लगता था? कोर्ट वॉज फुल ऑफ फेस्टिविटी विद परफ्यूम्ड कैंडल, डेकोरेशन एंड विजिटर्स. ये 4 बड़ी इंटरेस्टिंग या बहुत मेजर चीज़ें होती थी. कोर्ट जो था वो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ से भरा हुआ रहता था. चारों तरफ परफ्यूम्ड रोशनी होती थी, कैंडल होता था, और काफ़ी सारी सजावट की जाती थी, और काफ़ी लोग बाहर से मिलने भी आते थे, विजिटर्स. देन रूलर सेलिब्रेटेड सोलर एंड ल्यूनर बर्थडे ऑफ मोनार्क. नवरोज़ भी बनता था, क्योंकि इरानियन न्यू ईयर था, ईरान का काफ़ी असर था मुगल्स पे, इसलिए नवरोज़ फेस्टिवल भी मनाया जाता था. और सोलर और ल्यूनर बर्थडे में मोनार्क का जो होता था उसमें तुला दान होता था, फिगर 9.10 में देखिए, और चैरिटी और काफ़ी दान पुण्य होता था. उसके बाद इसी में कोर्ट में आगे हम देखते हैं टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, ये कैसे दिए जाते थे. राज तिलक के समय द टाइटल अडॉप्टेड बाय द रूलर, और वो टाइटल्स कैसे होते थे? हाई साउंडिंग, रिदमिक एंड इट क्रिएटेड ऑ, एकदम असर डालने वाले जो टाइटल्स होते थे. और जो अनाउंस करता था उसको नाकिब कहते थे, जो अशरिंग करता था. जब एंटर करता था एम्परर, तो साथ साथ में नाकिब जो था वो अनाउंस करता रहता था. फिर मुग़ल पॉलिटी के लिए इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि मुग़ल अथॉरिटी को दिखाना था. फॉर एग्ज़ाम्पल, असफ़ खान टेकन फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ प्रॉफिट किंग सुलेमान, दैट इज़ सोलोमन. तो ये असफ़ वर्ड जो था, एक तरह से टाइटल था, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस थी, जिसको कि कहाँ से सिग्निफाई किया गया? प्रॉफिट के जो प्रॉफिट किंग सुलेमान जो थे, उनका मिनिस्टर था. फिर अदर अवार्ड्स कौन कौन से थे? खिलात कहते थे रोब ऑफ ऑनर को, जो रोब इट वाज वॉर्न बाय एम्परर. उसके बाद एक ट्यूनिक होता था जिसको सरापा कहते थे, जो हेड टू फीट तक जाता था. फिर टर्बन को पटका कहते थे. फिर पद्म मुरासा गिवन ऑन स्पेशल ओकेजन, वो एक तरह का ज्वेल था. कोर्टियर्स जो कोर्ट में पेश होते थे उनको नज़र और पेशकश, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी को नज़र कहते थे और पेशकश बिग अमाउंट को कहते थे. दे हैड टू कैरी विद देम व्हेन दे वर कमिंग टू मीट द रूलर एज साइन ऑफ ऑनर. राजा को इज्जत देने के लिए ये सारे गिफ्ट लाना ज़रूरी था. देन गिफ्ट्स वर गिवन टू एम्बेसडर. फॉर एग्जाम्पल, असफ़ खान रिटर्न टॉमस रोज रिंग एज इट वॉज इनएक्सपेंसिव. ये शो करता था कि गिफ्ट को हमेशा एक्सपेंसिव होना चाहिए था, इसलिए असफ़ खान नाम के मिनिस्टर ने, टॉमस रो ने जो उसको रिंग पेश किया था आके, उसको उसने वापस कर दिया, बिकॉज इट वॉज इनएक्सपेंसिव. अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज़ हाउस होल्ड ऑफ मुग़ल, यानी द पैलेस लाइफ ऑफ मुग़ल. बैक क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें, एसेस द रोल प्लेड बाय विमेन ऑफ इम्पीरियल हाउस होल्ड. सबसे इम्पॉर्टेंट जो डोमेस्टिक लाइफ का पार्ट था वो था हैरम. हैरम को पर्शियन वर्ड हरम का से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सेक्रेड, यानी पवित्र. उसके बाद मुग़ल हाउस होल्ड हैड एम्परर्स वाइफ. अगर फिगर 9.3 में आप देखें, इनर अपार्टमेंट, तो एम्पर सबसे ऊपर होती थी, सबसे जो टॉप पे होती थी वो एम्परर्स वाइफ होती थी. देन उसके बाद होती थी कॉन्क्यूबाइंस, यानी सेकेंडरी वाइफ, जो विदाउट मैरिज जो वाइफ्स होती थी. फिर मदर होती थी, स्टेप मदर, फॉस्टर मदर, सिस्टर्स, डॉटर्स, डॉटर इन लॉज, आंट्स, चिल्ड्रन, जितनी भी विमेन फोक्स होती थी फैमिली की, और छोटे बच्चे. फिर सर्वेंट्स होते थे. उसके बाद मोर देन वन वाइफ को पॉलीगेमी, विच वॉज अडॉप्टेड बाय रूलर्स. जनरली राजा की एक से ज़्यादा रानी होती थी, और रीज़न इसका था मैट्रिमोनियल अलायंस विद राजपूत किंग्स.
जिसमें राजपूत किंग्स जो थे वो दो तरह का गिफ्ट देते थे, पहला डॉटर और दूसरा टेरिटरी। शादी में बेटी को देते थे और टेरिटरी देते थे मुग़ल एलिजेंस दिखाने के लिए। और इस वजह से जो मुग़ल एम्पायर था वो और स्ट्रॉन्ग होता गया। अब टाइप्स ऑफ वाइफ देख लेते हैं यहाँ पे मुग़ल हाउस होल्ड में। सबसे टॉप पे होती थी बेगम, जो वाइव्स फ्रॉम रॉयल फैमिली होती थी उनको बेगम कहा जाता था। दे रिसीव्ड मेहर यानी डाउरी एट हाई स्टेटस एंड मोर अटेंशन। तो बेगम्स का जो मेहर की रकम या जो डाउरी की रकम जो उनको मिलती थी शादी में वेमेन को, वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, उनका स्टेटस सबसे हाई होता था और उनको सबसे ज़्यादा राजा का अटेंशन मिलता था। उसके बाद आते सेकंड नंबर पे जो विमेन आती थी राजा से रिलेटेड, वो थी आगाज़। ये कॉमनर्स होते थे, दे वर नॉट नोबल बाय बर्थ, यानी वो रॉयल विमेन नहीं होती थी। उसके बाद उस थर्ड नंबर पे आती थी अगाचा। अगाचा यानी कॉन्क्यूबाइन, जिनको लेसर वाइफ कहा जाता था। इनका लोएस्ट पोजीशन था फीमेल हायरार्की में और इन सब को मंथली अलाउंस मिलता था। दे यूज टू गेट मंथली अलाउंस। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एट हस्बैंड्स विल लेसर वाइफ कुड बिकम बेगम, यानी लीगली वेडेड वाइफ। और उसमें एक और था, हस्बैंड का जो विल क्या कैसे होता था, लव एंड मदरहुड से। अगर कोई विमेन एम्परर प्रेफर्ड दे कुड बिकम लीगली वेडेड वाइफ, दैट इज़ बेगम। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।